राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही अच्छी कहानी सुना रही हूँ। कहानी कुछ इस प्रकार है। किसी देश में एक राजा रहता था। राजा के पास उसकी पत्नी और एक बेटी, इतना ही परिवार था। राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। हमेशा उसके रहने सहने, खाने पीने, सब चीज़ों की व्यवस्था अच्छे से कराता था। इसीलिए प्रजा अपने राजा से भी बहुत प्यार करती थी। राजा की रानी थी, वह भी अपने राजा को बहुत ही प्यार करती थी और अक्सर कहा करती थी कि अगर मैं मर गई तो क्या आप दूसरी शादी कर लोगे? तब राजा कहता, नहीं, ऐसा क्यों करूँगा, बस मेरे पास एक बार मेरा वंशज और आ जाए, एक बार और तुम्हारी गोद से मेरा पुत्र जन्म ले ले, बस मेरी एक यही तमन्ना बाकी है। लेकिन होने को कौन टाल सकता है। राजा की पत्नी एक दिन अचानक किसी बीमारी के चल होने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गई और राजा अपनी बेटी के साथ अकेला पड़ गया। और राजा की जो मन की इच्छा थी कि उसकी एक पुत्र हो, वह भी अधूरी ही रह गई। अब राजा ने कुछ समय अपनी बेटी के साथ ऐसे ही बिताया। अब वह बेटी की देख रेख में भी उसको लगता था कि माँ की कमी है, उसको माँ का प्यार नहीं मिल रहा। और राजा को भी अपना वंशज चाहिए था। इसलिए राजा ने कुछ समय के बाद दूसरा विवाह कर लिया। अब दूसरा विवाह होने के बाद राजा की जो पत्नी थी वह रानी बनकर आई। रानी बनकर आने के बाद उसने राजा की पुत्री को वह प्यार नहीं दिया जो एक माँ देती है। वह उसको सौतेली माँ जैसे होती है वैसा ही व्यवहार करती थी। ऐसे ही कुछ समय बीता और उस वह रानी गर्भवती हो गई। रानी ने अभी अपनी कोख से एक पुत्री को ही जन्म जन्म दिया। अब पुत्री के जन्म होने पर राजा ने थोड़ा सा अफसोस जताया, लेकिन उसको उम्मीद थी कि उनका एक पुत्र अवश्य होगा। इसीलिए वह रानी की हर एक बात मानता था। अब रानी अपनी बेटी और उस सौतेली बेटी दोनों में बहुत ही पक्षपात करने लगी थी। अक्सर उन अपनी बेटी को प्यार और उसको डांट फटकार करती थी। राजा को ऐसा दिखाती थी जैसे वह बहुत ही शैतान और बदमाश लड़की है। ऐसे ही बहुत समय तक चलता रहा। उसके बाद वह रानी फिर से गर्भवती हुई और राजा को एक सुंदर पुत्र दिया। राजा को पुत्र होने के बाद अब तो राजा का रानी के प्रति प्यार और भी बढ़ गया। रानी जो भी कहती राजा उसी बात को मान लेता। अब दोनों बच्चियां स्कूल जाने लगी थी, शिक्षा प्राप्त कर रही थी, लेकिन उस सौतेली माँ को वह एक आँख ने सुहाती थी। इसलिए वह राजा से कहने लगी कि यह तो वैसे भी इतनी चंचल है, इतनी शैतान है, कहाँ स्कूल में जाके पढ़ाई करेगी। अगर इसको घर के काम काज सिखाएंगे तो कम से कम अपने जीवन में इन कार्यों को तो पूरा कर लेंगी। क्यों ना इसे भेड़ बकरियां चराने के लिए भेज दूं, इससे इसका दिन का समय भी व्यतीत हो जाएगा और हमारी जो शिक्षा दिलाने के पैसे हैं वो भी बच जाएंगे। इतनी चंचल लड़की भी भला कभी पढ़ सकती है, इसको तो कभी कोई नंबर भी नहीं आते। ऐसी बातें राजा को कहकर रानी ने उसको स्कूल से उठवा दिया। अब वह बिन माँ की बच्ची बकरियां चराने के लिए जंगल में चली जाया करती थी और अक्सर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोया करती थी कि माँ, तू क्यों चली गई? नई माँ जो आई है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मुझे तो एक फूटी आँख नहीं सुहाती, ना मुझे खाने के लिए अच्छा देती, रूखा सूखा झूठा कूठा जो बचा होता है वही मुझे खाने को देती है। अच्छा खाना अगर झूठा भी हो तो वो भी नहीं देती। माँ, मैं तेरे बिना बहुत अकेली हो गई हूँ। पिताजी भी मेरी बात को नहीं सुनते हैं। एक दिन वह लड़की फूट फूट कर रो रही थी। तभी उन बकरियों के झुंड में से एक बकरी ने कहा, बेटी, तुम रोती क्यों हो? चुप हो जाओ। वो तुम्हें अच्छा खाना नहीं देती तो क्या हुआ? तुम अपना रूखा सूखा खाना मुझे खिलाओ, मैं तुम्हें अच्छा खाना दूंगी।
इस पर वह लड़की बोली कि अच्छा, अब तुम मुझे अच्छा खाना दोगी। ऐसा क्या खाना दोगी? तुम क्या मुझे रसमलाई दोगी? छोटी सी बच्ची बड़बड़ाने लगी और बकरी पर भी अपना गुस्सा दिखाने लगी। बकरी ने कहा, चलो ठीक है, तुम अपना खाना मुझे खिलाओ, तुम्हें खाने के लिए मैं खाना देती हूँ। छोटी बच्ची ने गुस्से में आकर अपना खाना बकरी के आगे रख दिया। बकरी ने उसका खाना खाया और इतनी ही देर के बाद बकरी के मुंह से अलग अलग तरह के पकवान, व्यंजन, ये सब निकलने लगे। ये सब देखकर वह छोटी सी बच्ची हैरान हो गई। अब तो वह छोटी सी बच्ची भागकर वो है खाना खाने लगी और कहने लगी कि बकरी, तुम तो बिल्कुल मेरी माँ की तरह हो। मैंने जैसे ही खाना मांगा, तूने तो झट से दे दिया। आज से तू मेरी बकरी माँ है। मैं तुझे बकरी माँ ही कहकर बुलाया करूंगी। तब बकरी ने कहा, ठीक है, तुम अपना रूखा सूखा खाना मुझे खिला दिया करो, मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना दूंगी। लड़की ने भरपेट खाना खाया और खाना खाने के बाद थोड़ा सा खाना बच गया। अब जब वह खाना बच गया तो लड़की कहने लगी कि बकरी माँ, यह खाना तो बच गया, अब मैं इसका क्या करूं? बकरी ने कहा कि तुम इस खाने को घर ले जाना और वहां पर शाम के समय खा लेना। तब छोटी बच्ची ने कहा, नहीं बकरी माँ, अगर मैं घर लेके जाऊंगी तो मेरी सौतेली माँ इन सब चीजों को देख लेगी और वो मुझ पर गुस्सा करेगी और फिर मुझे तुम्हारे पास भी नहीं आने देगी। तो बकरी ने कहा कि ठीक है, तुम इसको जाते समय खा लेना, यहीं पर रख दो। छोटी बच्ची ने वह खाना आते समय भी खा लिया और घर आने के बाद जब उसकी सौतेली माँ ने उसे सूखी रोटियां दी तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी। फिर उसके मन में आया, कहीं मेरी सौतेली माँ को शक ना हो जाए, इसलिए उसने वह रोटियां पकड़ ली और सोचा कि कल बकरी को खिला दूंगी। ये इतना होने के बाद ऐसे ही दिन बीतने लगे। छोटी सी लड़की अपना खाना बकरी को खिला देती और बकरी के मुंह से बहुत स्वादिष्ट व्यंजन निकलते, जिनको खाकर वह लड़की खुश, तंदुरुस्त और स्वस्थ और अच्छी मोटी और हेल्दी हो गई। ये सब देखने लगे कि अरे, यह राजा की लड़की तो कैसी सूखी सी थी, इसकी माँ तो इसको खाने के लिए रूखा सूखा खाना देती है। जब से बकरियां चराने गई है, तब से तो इसकी हालत में सुधार हो गया है। देखो कितनी सुंदर लगती है, कितनी अच्छी लगती है। पहले तो कैसी थी, अब तो यह बहुत सुंदर हो गई है। कुछ समय के बाद वह रानी की आंखों में भी खटकने लगी। अब रानी ने भी सोचा कि मैं तो इसको रूखा सूखा खाना देती हूँ, फिर भी यह इतनी तंदुरुस्त कैसे हो गई। तब उसने उससे पूछा कि अरे लड़की, बता, क्या खाती है ऐसा जो तू इतनी मोटी होती जा रही है? तब छोटी लड़की ने कहा, कुछ नहीं माँ, जो खाना आप देती हो मैं तो वही खा लेती हूँ। दिन भर बकरियां चराती हूँ और मैं क्या ही खाऊंगी। इस पर रानी को विश्वास नहीं हुआ। अगले दिन रानी ने अपनी बेटी को कहा कि तू भी कुछ दिन स्कूल मत जा। देख, जब से ये बकरियां चराने गई है, तब से कितनी मोटी, सुंदर और तगड़ी हो गई है। तू इसके साथ जा, हर समय इसके साथ रहे और देखिए क्या खाती है। अब अगले दिन राजा की दूसरी बेटी भी उसके साथ गई। अब वह लड़की अपनी बकरी माँ के पास बैठकर कहने लगी, ए बकरी माँ, अब मैं कैसे भोजन करूंगी? अब तो मुझे अच्छे अच्छे व्यंजन खाने की भी आदत हो गई है। अब तो मुझसे यह रूखी सूखी रोटियां भी नहीं खाई जाती। तो बकरी माँ ने कहा, बेटी, इसमें मैं क्या ही कर सकती हूँ, यह तो तुझे अपने आप ही सुधार करना पड़ेगा। मैं तो तू इससे कहीं दूर आकर मुझसे खाना खा लिया कर। इस पर छोटी लड़की कहने लगी, यह तो संभव नहीं है, यह तो हर समय मेरे साथ ही रहती है, दिन रात मुझे अकेला ही नहीं छोड़ती। मैं तो भूख से व्याकुल हो गई हूँ, 2 ही दिन में अब मुझसे और नहीं रहा जाता। तब बकरी माँ ने कहा कि अच्छा, तू ऐसा कर, वो छोटा सा जो पत्थर पड़ा है उसके पीछे अपना रूखा सूखा खाना रख कर आ जा।
और मैं वहाँ जाकर वह खाना खाकर अच्छे अच्छे व्यंजन वहाँ रख दूंगी, फिर तू चुपके से किसी बहाने जाना और वहाँ पर खाना खाकर आ जाना। इस पर छोटी लड़की ने कहा, ठीक है। छोटी लड़की ने वैसा ही किया। 1-2 दिन तो चला, लेकिन फिर उसकी बहन ने उसे देख लिया और कहा, क्या खा रही है, क्या खा रही है? ऐसे करके जो खाना वह खा रही थी उसको उठाकर घर की तरफ भाग चली और लाकर अपनी माँ को दिखाया कि माँ देखो, बहन जंगल में ऐसा ऐसा खाना खाती है। तब उसकी माँ ने पूछा, लेकिन यह खाना आता कहाँ से है? तब उस लड़की ने बताया कि माँ, वह जो बकरी है वह उसे यह सब खाना देती है। अब तो रानी की आंखों में वह बकरी भी खटकने लगी। रानी ने अपने नौकरों को बुलाया और कहा कि राजा को जाकर खबर दो कि रानी जोर जोर से चिल्ला रही है कि अब उसका पूत नहीं बचेगा, चाहे जो हो जाए, अब उसके पूत को कोई नहीं बचा सकता। राजा के नौकर राजा के पास दौड़ कर गए और जाकर कहने लगे कि महाराज, रानी साहिबा चिल्ला रही है, जोर जोर से रो रही है। इस पर राजा ने कहा, क्या बात है? तो उन्होंने कहा, पता नहीं, कह रही है अब मेरा पूत नहीं बचेगा। यह सुनते ही राजा भी दौड़ता हुआ रानी के पास आया। आकर कहा, रानी क्या बात हो गई, मुझे बताओ, ऐसा क्यों कह रही हो? तब रानी ने कहा कि आज एक साधु महाराज आए थे और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी जो यह बड़ी सी बकरी है, इसका चढ़ाकर इसका मांस पकाकर नहीं खाओगी तो तुम्हारा पूत नहीं बचेगा। तुम्हारे पूत को बचाने वाला कोई नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है मेरा पूत नहीं बचेगा क्योंकि आप ऐसा नहीं करोगे। इस पर राजा ने कहा, नहीं, मैं अपने पुत्र के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। राजा ने तभी आदेश दिया और उस बकरी को काट कर उसका मांस पकाया जाए और रानी और सबको दावत में खिलाया जाए। यह छोटी सुनते ही छोटी सी बच्ची चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और बकरी की तरफ भागी और जाकर कहने लगी, बकरी माँ, तुम तो अब काटी जाओगी, मर जाओगे, फिर मुझे खाना कौन देगा? इस पर बकरी माँ ने कहा कि बेटी, तुम रो नहीं, चुप हो जाओ। जो काट कर मुझे पका कर खाएंगे तो मेरी कुछ हड्डियां बचेंगी। तुम उनमें से वो बचा हुआ टुकड़ा लाकर कहीं पीछे जमीन में गाड़ देना, वहां पर एक वृक्ष होगा, वह तेरी मदद कर दिया करेगा। छोटी लड़की ने ऐसा ही किया। जब सबका सारा भोजन हो गया तो बची हुई थालियों में जो हड्डी के जो टुकड़े थे उनको ले जाकर बाग में पीछे की तरफ लगा दिया। कुछ समय के बाद वहां पर एक सुंदर सा फूल का पौधा उग गया। अब वह छोटी लड़की रोज उस पौधे में पानी डालती और उस पौधे के पास जाकर कहती कि तुम जल्दी से बड़े हो जाओ, फिर मुझे खाने को दो, मुझे तो भूख लगती है, अब मुझसे अच्छे अच्छे खाने के बिना नहीं रहा जाता। तुम ही मेरी माँ हो, मेरी माँ भी मुझे ऐसे ही रखती थी। कुछ समय के बाद एक दिन जब वह लड़की बोल रही थी तो उस फूल के पौधे ने अपने अंदर से स्वादिष्ट व्यंजन फल गिराने शुरू कर दिए। यह देखकर वह लड़की खुश हुई और उनसे अपना पेट भरने लगी। अब कुछ समय के बाद वह तो वैसी ही अच्छी हट्टी खट्टी तगड़ी रहने लगी, लेकिन रानी को ये बात फिर चुभने लगी। रानी ने सोचा, क्या बात है भाई, अब तो मैंने इसकी बकरी को भी कटवा दिया, अब भी ये ऐसा क्या खाती है जो अब भी इतनी मोटी तगड़ी और सुंदर है, अब भी इसको खाना कौन देता होगा? रानी को फिर से शक हुआ। रानी ने फिर से अपनी बेटी को उसके पीछे जासूसी में लगा दिया। उसकी बेटी ने लगातार जासूसी की और कुछ ही दिनों के बाद पता चल गया कि यह फूल का पौधा उसे खाना देता है। अब रानी ने जल्दी से हुक्म किया कि इस पौधे को काट दिया जाए और इसकी लकड़ियों को बेच दिया जाए। अब वो छोटा सा ही तो पौधा था, उसको काटने में भला कितनी देर लगनी थी। ये काटने की खबर सुनते ही वह लड़की दौड़ी हुई फूल के पौधे के पास आई। फूल के पौधे के पास आकर
वह रोने लगी कि फूल के पौधे अब तुम भी काटे जाओगे, फिर भला मेरा ध्यान कौन रखेगा? कैसे मैं ये सब अपनी जीवन का जो दुख दर्द है किसे सुनाऊंगी? कैसे अच्छे अच्छे व्यंजन खाऊंगी? तब फूल के पौधे ने कहा, जब मुझे काटा जाएगा तो मेरी जड़ के नीचे से एक खाली डिब्बा निकलेगा। उस डिब्बे को तुम हमेशा अपने पास रखना, वह डिब्बा हमेशा तेरी मन इच्छा को पूरी करेगा। तब उस लड़की ने कहा, ठीक है। जैसे ही फूल के पौधे को माली ने काट कर गिराया, वह झट से गिर गया। छोटा सा तो पौधा ही था। गिरते ही उसके नीचे से एक छोटा सा डिब्बा निकला। उसको लेकर वह लड़की अपने कक्ष की तरफ भाग गई और वहां जाकर उस डिब्बे को छुपा कर रख दिया। अब उसको जब भोजन खाना होता, डिब्बे से ले लेती और हमेशा अच्छी अच्छी चीजें ही अपने पास रखती। अब वह राजा की दूसरी बेटी कहती, तुम यह सारी चीजें कहाँ से लाती हो? मुझे भी अपना भेद बता दो। तो वह कहती, नहीं, मैं तो कहीं से नहीं लाती, ऐसे ही कोई भी यार दोस्त मुझे दे देते हैं। और उनका जीवन ऐसे ही बीतने लगा। अब आस पड़ोस में जो राजा की प्रजा थी वो कहने लगी कि राजा साहब, आपकी बड़ी बेटी शादी विवाह के लायक हो गई है, इसका विवाह कर दीजिए। वैसे भी सेहत से अच्छी, तंदुरुस्त और हष्ट पुष्ट है, तो इसका रिश्ता तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। सुंदर भी बहुत है। इस पर राजा ने कहा, हाँ, ये बात तो है। अब राजा ने ये बात रानी को बताई तो रानी ने कहा, देखिए, आप इसका रिश्ता किसी गरीब से घर में ही करना। इस पर राजा ने कहा, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मैं अपनी बेटी का रिश्ता किसी गरीब घर में क्यों कर दूंगा? इस पर रानी ने कहा कि यह तो हमेशा बकरियां चराने जाती थी, स्कूल में शिक्षा तक इसने ग्रहण नहीं कर रखी। अब किसी राजा महाराजा के साथ इसकी शादी करोगे तो इसको वहाँ के नियमों का कुछ पता नहीं है और आपकी बेइज्जती ही कराएगी। इससे तो आपका नाम सारे जग में खराब हो जाएगा। मैं तो इसीलिए कह रही थी, पर आप मेरी बात कहाँ मानने वाले हो? कर दो अपनी बेटी की शादी और करवा लो अपने इस जग में सारी जगह से बेइज्जती। ये बात सुनकर राजा भी थोड़ा सा सहम गया और राजा ने कहा, नहीं नहीं, मुझे संसार में अपनी जगह साई नहीं करानी। मैं तो इसका रिश्ता एक किसी गरीब घर में ही कर दूंगा। कम से कम गरीब घर में यह आराम से भोजन खाकर खुश तो रहेगी। यह सोचकर राजा ने एक मजदूर के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। मजदूर के घर जब राजा रिश्ता लेकर गया तो मजदूर की जो घर वाली थी, माँ थी, वह कहने लगी कि राजा साहब, आप अपनी बेटी का रिश्ता हमारे घर क्यों कर रहे हो? आपके बच्चे तो राजमहल में रहते हैं, भला मेरे घर में वह कैसे रह पाएगी? तब राजा ने कहा, नहीं, मेरी बेटी ने ना शिक्षा ग्रहण की है, ना कोई राजकार्यों में हाथ बटाया है। वह तो हमेशा लकड़ियां चराने जाती थी, खाना खाती थी और राजमहल में काम ही करती थी। इसलिए मैं ये घर उसके लिए चुन रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो मैं अपनी बेटी का विवाह यहाँ पर करना चाहता हूँ। तब उस मजदूर की माँ ने कहा, हमें तो क्या ही ऐतराज होगा, हम तो उल्टा खुश ही हो जाएंगे कि मेरे बेटे की शादी एक राजकुमारी के साथ हो रही है। अब राजा घर आया और अपनी बेटी की शादी उस मजदूर के साथ तय कर दी और निश्चित समय के अनुसार उस दिन उसका विवाह भी कर दिया। और राजा की जो बेटी थी वह भी हंसती हुई विदा होकर चली गई। उसने भी एक बार भी प्रश्न नहीं उठाया कि पिताजी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? और वह वहां जाकर जब उसने देखा कि यहाँ तो ना रहने के लिए कुछ है, ना खाने के लिए कुछ है, तो उसने रात के समय में सब रिश्तेदारों और आस पड़ोसियों के जाने के बाद अपना डिब्बा निकाला और डिब्बे से कहा कि डिब्बे, इतना धन निकालो कि मेरा अच्छा सा घर बन जाए, हम अच्छा पहन सके, अच्छा खा सके और राजा महाराजा की तरह जीवन जी सके।
डिब्बे ने के अंदर से हीरे जवाहरात, सोने चांदी के आभूषण, हीरे मोती ये सब निकलने लगे। पैसों का वहां पर ढेर लग गया। अब जब सुबह हुई और उसकी सास बाहर आई तो उसने अपनी सास से कहा कि माँ जी, यह सब धन ले लीजिए और इससे हम अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सकते हैं। एक अच्छा सा घर बनाइए, अच्छा अच्छा पहनिए और अच्छा अच्छा खाइए। तब वह उसकी सास बोली कि बेटी, तू इतना धन कहाँ से लाई है? ये पैसे रात रात में कहाँ से आ गए? तब उसने कहा कि मैं तो राजा की बेटी हूँ। राजा ने मेरे पिताजी ने विदाई के समय मुझे दिया है, आप रख लीजिए। उसकी सास बहुत खुश हुई। अब तो उन्होंने कुछ ही समय में बहुत ही अच्छा राजमहल की तरह घर बना लिया। अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगे। उसके पति ने मजदूरी करनी बंद कर दी और वह लोग आसानी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अपने घर में काम करने के लिए उसने नौकर चाकर रख लिए। अब सब बहुत खुश थे। एक दिन वह ऊपर महल की छत पर चढ़ी हुई थी तो उसने दूर से देखा कि राजा अपने घोड़े पर सवार होकर इस तरफ आ रहे हैं। तो उसने अपने नौकरों से कहा कि तुम जाओ और बाहर खड़े हो जाओ, शायद मेरे पिताजी मुझसे मिलने के लिए ही आए हैं और अगर वो आए तो उनको अंदर ले आना। लेकिन राजा जब वहां पर आया तो राजा को समझ नहीं आया कि उसकी बेटी का घर कहाँ है और राजा दरवाजे से ही वापस मुड़ने लगा। अब राजा जब मुड़कर जाने लगा तो नौकर ने कहा कि ये तो वापस जा रहा है, अब मैं क्या करूं? तब उसने कहा कि इनको आप अंदर लेकर आइए, कहिए कि यही आपकी बेटी का घर है। अब वह नौकर राजा को अंदर लेकर आया। उसकी बेटी ने उसकी अच्छी तरह से आओ भगत की। अपने पिता के साथ जो वह कभी प्यार से बैठकर बात नहीं कर पाई थी, उस प्यार को ढूंढती हुई अपने पिताजी से बात करने लगी। अब उसके पिताजी कहने लगे कि तुम्हारे पास यह सब धन कैसे हो गया? मैंने तो तुम्हारी शादी एक गरीब से घर में की थी। इनके पास तो ना रहने को अच्छी जगह थी, ना खाने को, ना पहनने को, फिर ये सब अचानक कैसे हो गया? तो उसने बताया कि पिताजी, यह सारा धन मुझे इस डिब्बे ने दिया है। अब उसके पिताजी को भी हैरानी हुई। कहने लगा कि डिब्बे ने धन दिया है, यह कैसे संभव है? तब उसकी बेटी ने बिल्कुल शुरुआत से और अब तक की सारी कहानी राजा को कह सुनाई। अब तो राजा के क्रोध की सीमा का अंत हो चुका था। राजा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह बार बार कह रहा था, बेटी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी सौतेली माँ को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारी माँ का भी गुनहगार हूँ। ये तो तुम्हारी माँ की आत्मा ही थी जो तुम्हें इस तरह पालती पोसती रही, नहीं तो तुम कब की मर जाती। तुमने ये सब बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तो वह लड़की कहने लगी कि पिताजी, मुझे डर लगता था कहीं मैं ये सारी बातें आपको बताऊं और माँ जी मुझे जान से ना मार दे। ये सब सुनकर राजा अपनी बेटी से विदाई लेकर घर की तरफ लौटा। घर जाने के बाद राजा को इतना गुस्सा था, उसने रानी से सब बातें पूछी तो रानी ने डरते डरते हाँ की। रानी के हाँ करने पर राजा ने कहा, जो माँ एक बेटी के साथ ऐसा व्यवहार कर सकती है वह मेरी कभी नहीं हो सकती। इसलिए मैं तुम्हें अभी के अभी यह आदेश देता हूँ कि तुम यह महल छोड़कर चली जाओ और तुम इस शहर में निवास नहीं करोगी। तुम जब तक जियोगी जंगलों में ही वास करोगी। तब तुम्हें भूख और प्यास का एहसास होगा। और अपने पुत्र और पुत्री की शादी करके राजा आराम से जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना, लाइक अवश्य करना, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर से लिखना। जय शिव शंकर।